नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन के सबसे इम्पोर्टेंट सवालों की। बेसिक से लेके ओलंपियाड लेवल तक सब डिस्कशन करेंगे। अगर आप स्कूल एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए प्लैनेट हैविंग ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस 3 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। ओके, तो हम लोग को पूछा गया है कि एक नया प्लैनेट है, उस प्लैनेट का जो मास है वो अर्थ का ट्वाइस है एंड उसका जो रेडियस है उसका मतलब अर्थ का 3 टाइम्स है। तो जो नया प्लैनेट है उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? ठीक है, तो देखो पहले हम लोग कलर चूज कर लेते हैं। ओके, हम लोग को पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट उसका स्क्वायर। ओके, अभी अगर हम लोग बात करेंगे किसके, अर्थ के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? छोटा जी से डिनोट करते हैं। छोटा जी से डिनोट करते हैं, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो उसको हम लोग अगर उसका फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा? जी मास ऑफ द प्लैनेट के जगह आ जाएगा मास ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ द प्लैनेट के जगह आ जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ उसका होल स्क्वायर। अभी हम लोगों को जो कंडीशन दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को जो नया प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ढूंढने बोला है वो हम लोग ढूंढ पाए। देखो पहले हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि इधर लिख लेते अर्थ और इधर लिख लेते हैं जो नया प्लेनेट। ओके, अभी अर्थ का जो मास हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं एम, और प्लेनेट का मास दिया गया है कितना? ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ, मतलब प्लेनेट का मास हो जाएगा 2m। फिर रेडियस इज 3 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो अर्थ का अगर हम लोग रेडियस r मान लेते हैं तो नया प्लेनेट का रेडियस अर्थ का रेडियस का 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा? 3r। ओके, तो अगर हम उस फार्मूला को क्या g इक्वल टू बड़ा जी मास ऑफ द अर्थ बाय रेडियस ऑफ द अर्थ उसका होल स्क्वायर अगर लिखेंगे और उसके जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो g इक्वल टू आ जाएगा जी, अर्थ का मास हम लोग क्या मान लिए? m मान लिए, और रेडियस क्या मान लिए? नॉर्मल r मान लिए, तो जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर अगर प्लेनेट के लिए हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे तो हम लोग को क्या पता था कि वो ले लेते हैं जी डैश। क्या ले लेते हैं? जी डैश। नया प्लेनेट का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मान लेते हैं वो जी डैश है। ठीक है, तो फिर से हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे जी मास ऑफ द प्लेनेट बाय रेडियस ऑफ द प्लेनेट उसका होल स्क्वायर। ओके, तो जी तो कांस्टेंट रहता है क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मास ऑफ द प्लेनेट अर्थ के मास के कंपैरिजन में 2 गुना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे 2m बाय रेडियस ऑफ द प्लेनेट उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस हम लोग क्या लिखे थे? 3r, तो यहाँ पे हो जाएगा 3r स्क्वायर। ओके, सॉरी 3r स्क्वायर नहीं, 3r उसका होल स्क्वायर। ओके, ये अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? तो जी डैश इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा 2gm बाय आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2/9। तो अच्छे से देखो, अच्छे से देखना, ये जो g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर। इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे? 2/9g। तो जी डैश इक्वल टू कितना आ गया? 2/9g।
तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो नया जो हम लोग प्लेनेट ढूंढे हैं, या मतलब जो भी हम लोग क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नया प्लेनेट है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो क्या होगा 2/9 ऑफ जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इंटू 2/9। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, जो है द मैक्सिमम वेट ऑफ अ बॉडी इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो ये क्वेश्चन के पीछे बहुत सारा लॉजिक होता है, ठीक है। तो क्लास 11th में जब तुम लोग जाओगे तो हर एक चीज के लिए तुम लोग एक एक डेरिवेशन करना पड़ता है, अलग से फॉर्मूला होता है। तो उसका अगर हम लोग समराइज्ड फॉर्म यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि बॉडी का मैक्सिमम वेट पोलर रीजन में होता है और सरफेस ऑफ द अर्थ में होता है, ठीक है। सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब ये अर्थ एक स्फेरिकल है, मतलब अर्थ का जो शेप है वो स्फीयर है, और पोल की तरफ से कॉम्प्रेस्ड है, ओके। अभी तुम कोई एक मास को या कोई एक बॉडी को यहाँ पे रख दिए, मतलब अर्थ सरफेस पे रख दिए, फिर उसका वेट निकाले, फिर वही ऑब्जेक्ट को अर्थ के अंदर घुसा के उसका वेट निकाले, फिर उसका जो सेंटर पॉइंट है, मतलब ये एक स्फीयर अगर हुआ, ये अगर स्फीयर हुआ, ठीक है, तो उसका एक सेंटर आएगा, फिर सेंटर में जाके तुम उसका वेट निकाले, ओके। कहाँ कहाँ, एक सरफेस पे निकाले, फिर थोड़ा सा अंदर घुसा दिए, फिर एकदम सेंटर में लेके चले गए, और एक पोजीशन है कहाँ पे, सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग 4 पोजीशन में जो मास है उसको मेजर कर सकते हैं। कहाँ कहाँ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि ए वाला है, ए। इनसाइड द अर्थ मतलब कहीं पे भी, बी वाला ऑप्शन है। सी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड डी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, सरफेस के अलावा मतलब सी के अलावा तुम ऊपर जाओ और नीचे जाओ, मतलब धरती के अंदर घुस जाओ या धरती से ऊपर उठ जाओ, चारों तरफ तुम्हारा वेट लॉस ही होगा, वेट गेन नहीं होगा, मतलब वेट बढ़ेगा नहीं। तो मैक्सिमम वेट कहाँ पे मिलता है, मैक्सिमम वेट मिलता है अर्थ के सरफेस पर। इसका जो ए वाला जो ऑप्शन है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। बाकी तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ऊपर जाते टाइम भी मास घटता है, मास नहीं घटता है, वेट घटता है, और अगर धरती के अंदर घुसोगे फिर भी वेट घटता है, ठीक है। तो अगर हम लोग डी क्वेश्चन, डी वाला जो ऑप्शन है उसको थोड़ा आसानी से समझ सकते हो। हम लोग को पता है कि जो वेट है वो एक्चुअली फोर्स है, और फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का बात चल रहा है यहाँ पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, और ये यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं वेट, ओके। अभी ये जो फोर्स है या जो वेट है किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। ये अभी ये आर क्या है, आर है दोनों मास के बीच में डिस्टेंस। यहाँ पे दोनों मास क्या क्या है, एक तो है मतलब डी पॉइंट में रखा हुआ गया है मास, और अर्थ जो एक टोटल खुद मास है। अब दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कमेगा, कम होगा। तो इसीलिए जब तुम ऊपर जाते जाओगे तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, और जब तुम नीचे जाओगे तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जाएगा, मतलब वेट कम होते जाएगा। लेकिन ये जो जब अंदर जाता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों को क्या याद रखना है, इस क्वेश्चन में याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मास पोलर रीजन में होता है, सॉरी मास नहीं, सबसे ज़्यादा वेट पोलर रीजन में होता है, और सबसे ज़्यादा वेट अर्थ के सरफेस में होता है। सरफेस से भी ऊपर जाओगे तो वेट घट जाएगा, सरफेस के मतलब जमीन के अंदर जाओगे फिर भी वेट घट जाएगा, और सेंटर ऑफ द अर्थ वेट ऑफ द बॉडी इज 0, ओके। वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर कोई एक बॉडी को हम लोग अर्थ के सेंटर में मतलब एकदम बीचों बीच रख दिए तो क्या होगा, तो उसका वेट क्या होगा, 0, इक्वल टू इट्स मास, मैक्सिमम और इनफाइनाइट, ठीक है। देखो ये हो गया हम लोगों का
अर्थ जो कि एक स्फेरिकल है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लाइक मान सकते हो, मतलब स्फेरिकल इन शेप है। अभी उसके बीचों बीच एक तुम मास रखती है, ये तुम्हारा हो गया मास, ठीक है। तो ये मास को हम लोग अगर अर्थ के सेंटर पर रख दिए तो इसका जो वेट वो कितना होगा हम लोगों को वो बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका वेट हो जाता है 0, ये भी तुम लोग याद ही रखो। और इसका जो लॉजिक है तुम लोग ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में अर्थ खींच रहा है, वैसे ही इस डायरेक्शन में भी अर्थ खींचेगा, इस डायरेक्शन में भी अर्थ उस ऑब्जेक्ट को खींचेगा और इसमें भी इधर भी खींचेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ से इक्वल फोर्स से अर्थ उस मास को खींच रहा है, मतलब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग सारे के सारे ग्रेविटेशनल फोर्स को जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर तुम इधर से एफ फोर्स से खींच रहे हो और इस तरफ से भी एफ फोर्स से खींच रहे हो, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट फोर्स मतलब टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। वैसे ही इधर से खींचोगे तो ये जो जो फोर्स है F1 और जो F2 फोर्स है ये दोनों मिला के 0 हो जाएगा, लेकिन F3 फोर्स बचा रहेगा। लेकिन वही F3 फोर्स तुम इधर लगा दोगे तो फिर से टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। तो बोलने का मतलब यही है कि अर्थ के सेंटर पे अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट को रख दोगे या कोई बॉडी को रख दोगे तो उस बॉडी को अर्थ चारों तरफ से इक्वल फोर्स से खींचेगा। अगर चारों तरफ से इक्वल फोर्स से खींचता है तो टोटल इक्विवेलेंट फोर्स 0 हो जाता है, और इक्विवेलेंट फोर्स 0 हो गया इसका मतलब बॉडी का वेट भी 0 हो गया, ठीक है। तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वेट ऑफ द बॉडी इज 0। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, तुम लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी इज वेटेड एट द पोल्स एंड देन एट द इक्वेटर द वेट। तुम कोई एक मास का या कोई एक बॉडी का वेट निकालते हो, कहाँ पे, एक बार इक्वेटर पे एक बार पोल पे। तो तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ पे बॉडी का वेट ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे ज़्यादा होगा, एट द इक्वेटर विल बी ग्रेटर देन एट द पोल्स। ऑप्शन बी, एट द पोल्स विल बी ग्रेटर देन एट द इक्वेटर, पोल्स पे ज़्यादा होगा इक्वेटर से। थर्ड ऑप्शन क्या है, एट द पोल्स विल बी इक्वल टू वेट एट द इक्वेटर, मतलब पोल्स पे और इक्वेटर पे दोनों जगह पे ही जो वेट है बॉडी का सेम सेम रहेगा। और चौथा है कि डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब लास्ट ऑप्शन बोला गया है तुमको कि वो पोल्स पे या इक्वेटर पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड करता है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के शेप के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर है तो उसका अलग वेट आएगा, और अगर स्फेरिकल है तो अलग वेट आएगा। तो हम लोग को पता है जो चौथा वाला ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन डी, ये एकदम गलत है। बाकी तीन ऑप्शन हम लोग देखेंगे। देखो इसके लिए मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि तुम लोगों के सिलेबस में है। देखो ऐसे समझ सकते हो, हम लोग अगर धरती का मतलब अर्थ का शेप का बात करें तो अर्थ का शेप एकदम गोल नहीं है, मतलब एकदम सर्कुलर और एकदम से स्फेरिकल नहीं है। तो अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ का शेप है थोड़ा सा कॉम्प्रेस्ड, पोल के तरफ से कॉम्प्रेस्ड है। मतलब तुम अगर कोई एक फुटबॉल को, ठीक है, थोड़ा सा हवा भर के दोनों साइड से कॉम्प्रेस करोगे तो जो शेप आएगा वही वाला शेप है अर्थ का, ठीक है, ये वाला शेप। अभी हम लोग अगर देखेंगे तो ये उसका हो जाएगा सेंटर, तो सेंटर से ये एक उसका रेडियस हो गया और ये वाला एक रेडियस हो गया। अभी जो ये वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं पोल, और इधर वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। मतलब नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्शन है, ये दो डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं पोल्स, एंड जो ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं रेडियस ऑफ द पोल और रेडियस ऑफ द इक्वेटर,
इन दोनों को अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि रेडियस ऑफ द इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द पोल। और हम लोगों को पता है कि जो वेट होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना डिस्टेंस बढ़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स उतना घटता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो अगर तुम इक्वेटर में कोई ऑब्जेक्ट को नापोगे, उसका वेट नापोगे, तो वहां पे रेडियस ज़्यादा है, मतलब उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फोर्स कम होगा। और अगर तुम पोल पे जाके नापोगे तो क्या होगा? पोल पे रेडियस कम है, मतलब डिस्टेंस कम है, तो पोल पे फोर्स ज़्यादा होगा। तो रेडियस ऑफ द पोल और रेडियस ऑफ द अर्थ, इन दोनों को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं, सॉरी, रेडियस ऑफ द इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द पोल। दैट्स व्हाई force at the equator is less than force at the pole। अल्टीमेटली उससे क्या होता है? weight of the body at the equator is less than weight of the body at the pole। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो, रेडियस ऑफ द पोल, मतलब पोल पे रेडियस जो है उससे ज्यादा रेडियस है रेडियस एट द इक्वेटर। और हम लोगों को पता है, वी नो दैट force is inversely proportional to the distance between them, inverse square law। तो force at pole is greater than force at the equator, force at the equator। और फोर्स ज्यादा है मतलब वेट भी ज्यादा होगा, तो वेट ऑफ एट द पोल इज ग्रेटर देन वेट एट द इक्वेटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन तो गलत हो गया, एट द इक्वेटर विल बी ग्रेटर, नहीं, ठीक नहीं है। एट द पोल्स विल बी ग्रेटर देन एट द इक्वेटर, ये सही है। और लिखा है एट द पोल्स विल बी इक्वल टू द वेट एट द इक्वेटर, ये भी गलत है, दोनों जगह सेम नहीं है। कहाँ पे ज़्यादा है? बी पे ज़्यादा है, मतलब पोल पे ज़्यादा है, तो ये भी सही नहीं है। और डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये तो पूरा का पूरा गलत है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन था वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, तो मैंने उसको सही कर दिया कि एट द पोल्स विल बी ग्रेटर देन एट द इक्वेटर। तुम लोग चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, जो कि है द वेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट इन ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ मेजर्ड यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस विल बी। क्या पूछा गया है कि अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है, तो उसके अंदर एक एस्ट्रोनॉट है जो कि स्प्रिंग बैलेंस के मदद से अपना वेट निकालना चाहता है। तो उसमें स्प्रिंग बैलेंस जो है कितना रीडिंग देगा, मतलब स्प्रिंग बैलेंस में उसका वेट कितना मेजर्ड होगा। तो देखो, ये समझने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ समझना पड़ेगा। तो उससे अच्छा तुम ऐसे याद रख सकते हो कि जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट के अंदर एक वेटलेसनेस कंडीशन जनरेट होता है। क्या कंडीशन? वेटलेसनेस। ठीक है, अब ये क्यों जनरेट होता है? ग्रेविटी जीरो होता है? नहीं, ग्रेविटी तो जीरो नहीं होता है। ग्रेविटी इक्वल टू अगर जीरो तुमको बता दे तो ये गलत है। ग्रेविटी जीरो नहीं होता है। ग्रेविटी जीरो होने की वजह से वेटलेसनेस कंडीशन नहीं आता है, ग्रेविटी रहता है। ग्रेविटी कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो वेटलेसनेस कंडीशन क्यों जनरेट होता है, मतलब वेट क्यों नहीं शो होता है? क्योंकि जब अर्थ के चारों तरफ कोई एक सैटेलाइट रोटेट करता है तब वो फ्री फॉल कंडीशन में आ जाता है। फ्री फॉल कंडीशन में आ जाता है, इसीलिए जो स्प्रिंग बैलेंस है वो अपना मेजरमेंट जीरो शो करता है। ठीक है, फ्री फॉल के बारे में तुम लोग हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे, क्लास 11 में बेसिकली अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि एस्ट्रोनॉट का वेट जो होगा सैटेलाइट के अंदर, जो कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका वेट क्या हो जाएगा? जीरो। अभी जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज पोस्टुलेटेड बाय। ओके,
हम लोग को पता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन। उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कब पब्लिश हुआ था? 1687 में पब्लिश हुआ था। कौन सा किताब में? प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया, ठीक है। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर मासेस with a force that is proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो इसी से ही फॉर्मूला आता है क्या? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तब आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि है बड़ा जी इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। आप कौन दिए थे? न्यूटन साहब ने दिए थे। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, जो कि है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? ऑप्शन ए दे आर सेपरेशन, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो गलत है, डिपेंड करता है भाई, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास 1 एंड मास 2 और उनका प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम और सेपरेशन बिटवीन देम। तो सेपरेशन के ऊपर डिपेंड तो करता है, तो ये सेपरेशन वाला ऑप्शन मतलब ऑप्शन ए सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसमें भी डिपेंड करता है, इसमें भी डिपेंड करता है, इसमें भी डिपेंड करता है। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हाँ भाई इसमें भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो जी आ जाएगा m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जी। जी का अगर वैल्यू बढ़ जाता है तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, लेकिन वो अलग बात है कि जी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब यूनिवर्स के हर कोने में इसका वैल्यू सेम रहता है। ओके, तो फोर्स इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट आता है द सम ऑफ देयर मासेस, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ देयर मासेस, मास 1 प्लस मास 2, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये गलत है। मास के जो सम है, मतलब दोनों मास का जो सम है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? उन दोनों का प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? डस नॉट डिपेंड ऑन, डस नॉट डिपेंड ऑन सम ऑफ द मासेस, नॉट ये सब, इनके ऊपर तो डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज डस नॉट डिपेंड ऑन द सम द मासेस। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तुम लोग चाहो तो इधर से देख सकते हो। अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट, ऑप्शन ए एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ऑप्शन बी ओनली एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑप्शन सी ओनली इनसाइड द अर्थ, ऑप्शन डी ओनली एट द सरफेस ऑफ द मून। देखो, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो यूनिवर्सल है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में नहीं, यूनिवर्स में हर जगह, सिर्फ दुनिया में अप्लाई नहीं होता है, मतलब अर्थ पे अप्लाई नहीं होता है, यूनिवर्स के हर जगह पे कोई भी कोना जाओ, वहां पे तुम दो मास रख दो, दोनों मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओनली एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये गलत है। सरफेस ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है, मतलब कोई बॉडी अगर तुम अर्थ के सरफेस पे रखते हो तो वहां पे वेट सबसे ज्यादा होता है, ये अलग चीज है। लेकिन अर्थ के सरफेस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, इनसाइड द अर्थ में भी रहता है और मून में भी रहता है। तुम मून छोड़ के बाकी सारे प्लेनेट प्लूटो में भी चले जाओ, वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। या तुम अगर मिल्की वे गैलेक्सी छोड़ के दूसरा कोई गैलेक्सी चले जाओ, वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा और उसका फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, यूनिवर्स के किसी भी कोने में
ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। अभी हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ जी इज। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत कोई जो इसका एसआई यूनिट है ये याद कर लेता है, ठीक है, जो हो जाता है ऑप्शन डी। लेकिन ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो हम लोग को पता है कि फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, अभी हम लोग हर चीज का यूनिट लिख देंगे। फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, एन से डिनोट करते हैं। और हम लोगों को किसका यूनिट निकालना है, जी का यूनिट निकालना है। तो जी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, मास का यूनिट फिर से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा केजी, फिर मास का यूनिट केजी, और नीचे डिस्टेंस बिटवीन देम उसका स्क्वायर। डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाता है, ऐसा यूनिट मीटर, तो उसको हम लोग लिखते हैं एम, तो हो जाएगा एम स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, न्यूटन इक्वल टू जी केजी स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूटन ए मीटर स्क्वायर जो नीचे है वो इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और केजी स्क्वायर जो ऊपर है राइट हैंड साइड में, उसको अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा केजी स्क्वायर, और इक्वल टू हो जाएगा जी, मतलब जी का यूनिट निकल के ये आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे जो डॉट दिया गया है, ये डॉट एक्चुअली में प्रोडक्ट को दिखाता है, मतलब एन और एन के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन शो करता है। ओके, अभी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि द if the distance between two masses be doubled then the force between them will become। क्या बोला गया है कि दोनों मास के बीच में जो डिस्टेंस था उसको हम लोग अगर डबल कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा। देखो पहली बात तो डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इससे ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं कि जो 1/4 टाइम्स मतलब यहाँ पे घट गया है तो ये हो सकता है, और 1/2 टाइम्स मतलब यहाँ पे भी घट गया है, आधा हो गया तो ये भी हो सकता है, तो वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है 4 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब फोर्स बढ़ गया है। डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स कभी बढ़ता नहीं है, तो तुम लोगों को जो ऑप्शंस पहले से ही देख के पता चल जाना चाहिए, बी और डी ऑप्शंस कभी नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं होगा। तो ऐसे आसानी से तुम लोग ऑप्शंस को छाट ऑप्शंस को छाट सकते हो, मतलब देख के ही बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, ठीक है। फिर है ए और सी, इसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर सी के जगह और भी कोई था 3 टाइम्स लिख देता तो तुम लोगों को पता चल जाता आसानी से, बी सी डी से कोई नहीं होगा, सिर्फ ए ही हो सकता है, क्योंकि ए वाला ऑप्शन ही ऐसा एक ऑप्शन है जिसमें कम दिया गया है, मतलब घट जाएगा ऐसा शो किया है। तो यहाँ पे आसानी से हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ पे एक मास 1 रखा हुआ है और यहाँ पे एक मास 2 रखा हुआ है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है। तो उसका फोर्स क्या हो जाएगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और फिर हम लोग क्या बोला गया है कि जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डबल कर दिए, ठीक है। तो जो नया डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2r। तो 2r अगर हो जाता है तो फोर्स इक्वल टू मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा, जी m1 m2 बाई 2r उसका होल स्क्वायर इक्वल टू जी m1 m2 बाई 4r स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4, सॉरी इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ। तो कितना हो जाएगा 1/4 एफ, ये हो जाए एफ डैश, सॉरी यहाँ पे एफ नहीं होता, ये एफ डैश मतलब नया फोर्स जो है। तो नया फोर्स जो जनरेट हुआ, नया ग्रेविटेशनल फोर्स जो प्रोड्यूस हुआ दोनों मास के बीच में, वो पुराना वाला फोर्स का 1/4 टाइम से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि है 1/4 टाइम्स। यहाँ पे तुम्हारा जो एक्सप्लेनेशन है दिया गया है, तुम लोग चाहो तो
देख सकते हो। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कि है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज हाफ, हाउ डज द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस। अभी तुमको बोला गया है कि दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस था उसको हाफ कर दिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ क्या होगा, क्या चेंज आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन दिखा गया है बढ़ गया है, तो यहाँ पे हम लोग को करके ही देखना पड़ेगा क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं। पहले जो फोर्स था उसको हम लोग लिख सकते हैं G m1 m2/r²। और नया जो डिस्टेंस क्रिएट हो गया है वो हाफ हो गया, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स डैश इक्वल टू G m1 m2/r/2 उसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, G m1 m2/r²/4। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × G m1 m2/r²। तो G m1 m2/r² ये इक्वल टू एफ हो गया। तो नया जो फोर्स हम लोगों को मिला, एफ डैश इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स दैट इज नॉर्मल एफ। तो नया जो फोर्स है वो पुराना फोर्स का 4 गुना ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ विथ। अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ दोगे जो कि अर्थ सरफेस की तरफ आएगा, ठीक है, मतलब अगर कोई एप्पल का पेड़ है उससे एप्पल गिरता है, या कोई पत्थर को कोई बिल्डिंग से ऊपर से तुम लोग छोड़ देते हो, फेंकते नहीं हो, मतलब कोई वेलोसिटी नहीं देते हो, ऐसे ही नॉर्मल छोड़ देते हो, तो वो जो मोशन शो करता है, मतलब नीचे की तरफ आता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल मोशन, ठीक है। तो वो फ्री फॉल मोशन में उस बॉडी का क्या रहता है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड रहता है, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट जब तक कि ग्राउंड को टच नहीं करता है, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है। यूनिफॉर्म स्पीड रहता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहता है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी लगभग सेम ही है, वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन आ जाता है, मतलब दोनों ऑप्शन में ही बताया जाता है कि स्पीड तुम्हारा सेम है। थर्ड है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन सेम है। और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है। मतलब जो ऊपर का 3 ऑप्शन दिया गया है। तो तुमको पता है कि जब कोई बॉडी को हम लोग ऊपर से छोड़ देते हैं, या उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होता है, तब फोर्स की वजह से एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है, और वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो कौन सा चीज कांस्टेंट रहता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो करता है। और एक्सीलरेशन अगर शो होता है, एक्सीलरेशन का मतलब ही क्या होता है कि पर यूनिट टाइम स्पीड का कितना चेंज होता है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी कितना गेन हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। अगर लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, और गेन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वजह से उसका वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि वो बढ़ते बढ़ते जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अगर ये आज सरफेस हो जाता है और यहाँ से तुम एक पत्थर को फेंक देते हो, तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, मतलब एक्सेलरेशन लगता है, वो जी होता है, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट है सारे बॉडी के लिए, चाहे वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो, छोटा ऑब्जेक्ट हो, उसका शेप, उसका साइज जो भी हो, कुछ डिपेंड नहीं करता है। उसका लाल कलर हो, उसका ब्लू कलर हो, कुछ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन उसका जो स्पीड वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, उसका वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं रहता है, क्योंकि इसके ऊपर एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है। तो इसके लिए स्पीड भी बढ़ते जाएगा और वेलोसिटी भी बढ़ते जाएगा जब नीचे की तरफ आता रहेगा। यहाँ इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है तुम इधर से देख सकते हो, तुम लोग इधर से देख सकते हो, लिखा हुआ है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर एग्जाम में आता है तो लिख सकते हो। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन फ्रूट फॉल्स फ्रॉम ए ट्री, मतलब मान लो एप्पल ही गिर रहा है पेड़ से, मतलब जब न्यूटन देखा था कि एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा था, फिर उसके ऊपर रिसर्च करके उन्होंने क्या दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पब्लिश किया, ठीक है। तो जब एप्पल नीचे की तरफ आता है तो हम लोग देखते हैं एप्पल ही सिर्फ नीचे की तरफ आता है, अर्थ तो ऊपर की तरफ खींचा हुआ नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या है, तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन फ्रूट फॉल्स फ्रॉम द ट्री ओनली द अर्थ अट्रैक्ट्स द फ्रूट, मतलब अर्थ ही से फ्रूट को अट्रैक्ट करके नीचे की तरफ लेके आ रहा है। बोथ द अर्थ एंड द फ्रूट अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों ही दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है।
तीसरा, ओनली फ्रूट अट्रैक्ट्स द अर्थ, मतलब सिर्फ फ्रूट अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। और लास्ट ऑप्शन, दे रिपेल ईच अदर। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझने की चीज है कि मान लो एक एप्पल को तुम इधर से धक्का दिए, ठीक है, इधर से धक्का दिए। सपोज तुमको 2 न्यूटन के आसपास तुम अगर उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये एप्पल इस तरफ मूव करने लगेगा। लेकिन ये एप्पल फिर से तुमको घूम के अगर 2 न्यूटन फोर्स तुम्हारे ऊपर एग्जर्ट करेगा, तो तुम्हारे ऊपर अगर कोई 2 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट करता है तो तुम्हारे जो लोकेशन है, मतलब जहाँ पे तुम खड़े हो, या तुम्हारे ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा 2 न्यूटन फोर्स से, मतलब इतना सा फोर्स से कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो तुम इसलिए जब एप्पल को या कोई छोटा सा चीज को धक्का देते हो तो वो सामने की तरफ जाता है, और लेकिन तुम्हारा जो हम्म, क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो लोकेशन है या तुम्हारे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही अगर एप्पल को अर्थ खींचता है, मान लो 5 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, किसको? एप्पल को। कौन? अर्थ। 5 न्यूटन फोर्स से अगर खींचेगा तो एप्पल अर्थ की तरफ आ जाएगा। लेकिन वही सेम फोर्स कौन अप्लाई करता है? एप्पल अर्थ के ऊपर अप्लाई करता है। यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अपोजिट एंड इक्वल है। मतलब एप्पल भी वही 5 न्यूटन फोर्स अर्थ के ऊपर अप्लाई करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अब तुम लोग बताओ कि 5 न्यूटन फोर्स अगर अर्थ के ऊपर एप्पल एग्जर्ट करता है तो एप्पल अर्थ का कुछ बिगाड़ पाएगा? मतलब थोड़ा सा भी खिसका पाएगा अर्थ को 5 न्यूटन फोर्स से, इतना बड़ा अर्थ को? नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देता है कि एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है, बोथ द अर्थ एंड द फ्रूट अट्रैक्ट ईच अदर। और ये जो ऑप्शन डी है ये तो पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है, बोथ द अर्थ एंड द फ्रूट्स अट्रैक्ट ईच अदर। वो अलग बात है, हम लोगों को समझ में नहीं आता है या हम लोगों को दिखाई नहीं देता है कि एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या ओलंपियाड लेवल के सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई डाउट हो तो वो भी शेयर कीजिए।